अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं उसको अपनी जो बैकएंड सर्विस हमने बिल्ड की थी, एक एपीआई बनाई है। वो एपीआई जो है वो मैं अपने फोल्डर्स के अंदर ऑलरेडी मैंने रखी हुई है। गिटहब का जो हमारा पेज है उसके पेज के अंदर मैंने रेस्टफुल एपीआई के नाम से फ़ोल्डर बना के उसके अंदर रखा हुआ है। इसके साथ आज हम इसको लिंक करेंगे। तो उसी को स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को, जहाँ से हमने कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको स्टॉप किया था। तो सबसे पहला काम, इसको स्टार्ट एप्लीकेशन को रन करते हैं। इसको npm स्टार्ट। ओके, मटेरियल यूआई को हमने पेज के साथ लिंक किया था। मटेरियल यूआई के अंदर बहुत से कंपोनेंट्स हैं ऑलरेडी बिल्ट इन अवेलेबल हैं। इनमें से एक जो कंपोनेंट्स हमारे हैं नेविगेशन में, फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रेड क्रम्स किस तरह से आएंगे, लिंक्स कैसे होंगे, मेन्यू आइटम क्या होगा, सिंपल लिंक्स अगर आपको बनाने हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर लिंक्स हैं और सिक्योरिटी और रीजंस को, तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हैं। ऐप बार जो है वो, उस ऐप बार को हम देखेंगे। ऐप बार इज़ समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर कोई मेन्यू आइटम आ रहा है, कोई न्यूज़ आ रही है, कोई लॉगिन का बटन आ रहा है। तो ऐप बार की पोजीशनिंग एडजस्ट की जा सकती है, स्टैटिक है। ऐप बार के अंदर एक टूल बार होगा। ये कंपोनेंट्स जो हैं ये बिल्ट इन कंपोनेंट्स हमारे हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं। तो उसके अंदर जो है वो हम इनको इसको यूटिलाइज करेंगे हम। तो मेन्यू बार हमारी जो है ये हमारी एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो जाती है। ये पहले हम ज़रा ये जो अपना मेन्यू बार है इसको ज़रा थोड़ा फैंसी सा कर लेते हैं, और इसको इसके ऊपर हम पहले ऐप बार का जो कंपोनेंट है वो यूटिलाइज करेंगे इसका। तो मेन्यू के लिए हमने जो कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं उसमें हमने टॉप नेविगेशन, टॉप मेन्यू यहाँ पे ये क्रिएट किया हुआ है। इस टॉप मेन्यू को मैं जितने भी हैं इसके ऊपर मैंने पहले बड़ा कैजुअल सा मैंने इसके हाइपरलिंक्स वगैरह क्रिएट किए हुए थे। तो इस सारे को हम जो है वो डिलीट कर देते हैं यहाँ से, डिव को, और उसकी जगह पे ऐप बार इंपोर्ट करवा लेते हैं। ऐप बार जो है हमारी ये टॉप बार होगी हमारी, और उस ऐप बार के अंदर हमारा एक टूल बार का कंपोनेंट है उसने यूज़ किया हुआ है। इस टूल बार को हम कंपोनेंट को अटैच करवा लेते हैं पेज के साथ। इस टूल बार के कंपोनेंट के अंदर फिर टाइपोग्राफी के लिए अगर आपने वेरिएंट H6 का लेके आना है या कुछ और वेरिएंट्स आपको लेके आने हैं, तो टाइपोग्राफी के अंदर हम लिंक्स अपने क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइपोग्राफी को मैं अटैच करवा लेता हूँ इसके अंदर। टाइपोग्राफी जो है वो भी, उसको भी हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। ये मटेरियल यूआई के बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं, और इसके अंदर जो है वो मैं लिंक का टैग जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। लिंक किसको करना है? लिंक हम कर रहे हैं स्लैश को, और ये आएगा हमारा होम पेज का। तो इसको ऐप बार है हमारी, एप्लीकेशन को लिंक करते हैं हम, और हमारा ऐप बार जो है ये हमारा ऐप बार क्रिएट हो गया। और इस ऐप बार थोड़ा फैंसी हो गया हमारा पहले से। ऐप बार के अंदर जो हाइपर लिंक आ रहा है वो हमारे लिंक्स हैं। तो ऐप बार के अंदर अगर हम इसी को लें तो इसके अंदर उसने वेरिएंट H6 रखा हुआ है, और टाइपोग्राफी का, तो टाइपोग्राफी का वेरिएंट जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, उसको H6 कर लेते हैं। ये हमारा होम आ गया। तो होम का जो हाइपरलिंक का कलर है वो थोड़ा दूसरा नज़र आ रहा है। तो अगर आपको चेंज करना है तो इसका स्टाइल का एट्रीब्यूट भी चेंज किया जा सकता है। इंस्टेड हम ऐप बार जो है हमारा, उसके अंदर एक हुक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे। ये जो आपका है मटेरियल यूआई, ये आपको एक हुक प्रोवाइड करता है। उस हुक का नाम है मेक स्टाइल्स। मेक स्टाइल्स के हुक को हम यहाँ पे अटैच करवाते हैं। मेक स्टाइल्स से मुराद हमारी ये होगी कि हम अब CSS लिख सकते हैं अपनी इन द फॉर्म ऑफ जेसन। तो उसके लिए एक फंक्शन, फॉर एग्जांपल हम मेक स्टाइल्स को यूज़ करेंगे। थीम का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मटेरियल यूआई इसके अंदर एम्बेड करेगा,
और इसमें हम थीम को भी मॉडिफाई कर सकते हैं बाद में। थीमिंग अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसमें मेन्यू बटन्स हैं फॉर एग्जांपल, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। हम सिर्फ हाइपरलिंक को चेंज करेंगे। ओके, अब ये हाइपरलिंक जो है हमारा, ये क्रिएट इसको मैंने वो किया है, यूज़ किया है। ओके, import in body of module render at top, ओके लाइन 10। ओके, इस इंपोर्ट को हमें ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि उसके नीचे हमने फंक्शन यूज़ करना शुरू कर दिया था। ओके, इसमें इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल अपने हाइपरलिंक्स का वाइट। ओके, और अब बेसिकली जो मटेरियल यूआई है वो एक कंप्लीट बिल्ट इन स्टाइलिंग सिस्टम के साथ आता है। तो ये मेक स्टाइल उसका एक हुक है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम एक कांस्टेंट को रिक्वायर क्रिएट करेंगे, क्लासेस इज इक्वल टू यूज स्टाइल्स। फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। यूज स्टाइल एक फंक्शन बनाया हुआ है बेसिकली इसने। तो क्लासेस अब जहाँ पे भी हमने देनी है तो उसके क्लास नेम की जगह पे क्लास नेम इज इक्वल टू क्लासेस डॉट लिंक आ जाएगा। इसका एडवांटेज ये है कि अब हमारा CSS जो है वो हमारे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और इसका एडवांटेज अब हमारा ये होगा कि हमें, अगर आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे तो उसने ऑटोमेटिकली क्लास की जगह पे अपना एक डमी क्लास क्रिएट करके मेक स्टाइल्स डैश लिंक डैश 1 क्रिएट करके, और उसके अंदर उसने हमारी स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करवा दी है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें स्टाइलिंग अगर करनी है तो स्टाइल्स को CSS को लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो एक हमने होम का लिंक क्रिएट किया हुआ है, होम के साथ हमारा आ जाएंगे प्रोडक्ट्स का लिंक है, तो स्लैश प्रोडक्ट्स आ गया हमारा। ओके, तो इसको अगर हम देखें तो ये होम के साथ हमारा एक आ गया प्रोडक्ट्स का। ओके, तो प्रोडक्ट्स चूँकि उसके बिल्कुल साथ लग गया है तो मैं पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग पैडिंग राइट पैडिंग फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं 1.11 REM। ओके, तो ये भी हमारी स्टाइल उसके साथ ही अप्लाई हो जाएगी। अब हमारे हाइपरलिंक्स जो हैं वो थोड़ा स्पेस के साथ आना शुरू हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट्स है, फिर इसके साथ ही अब हम जो है वो प्रोडक्ट्स के साथ कॉन्टैक्ट अस का पेज है हमारा, कॉन्टैक्ट डैश अस, और ये है हमारा कॉन्टैक्ट अस का। ओके, लॉगिन मेन्यू जो है वो मैं राइट पे शिफ्ट कर दूंगा तो वो लॉगिन मेन्यू वगैरह हमारा राइट पे आ जाएगा बाद में। तो अभी मैं नहीं लेके आ रहा, अभी हम होम के ऊपर हैं और प्रोडक्ट्स के ऊपर हैं। द थिंग इज़ कि अब आपको वो H1s नज़र नहीं आ रहे, लेकिन H1s जहाँ पे एक्चुअली हैं तो इसकी ऐप बार की पोजीशन जो है उसको मैं स्टैटिक कर देता हूँ। तो ऐप उसकी ऐप बार की पोजीशन देने के लिए उन्होंने उसका एट्रीब्यूट एक रखा हुआ है, पोजीशन इज इक्वल टू स्टैटिक। तो वो ऐप बार की पोजीशन जो है वो मैं कर देता हूँ स्टैटिक। स्टैटिक करेंगे तो साथ ही हमारा जो मेन पेज है वो नीचे प्रोडक्ट्स के तौर पे आना शुरू हो गया। ओके, सेम स्टाइलिंग जो है हमारी वो हम यहाँ पे भी स्विच के ऊपर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमें इस पूरे स्विच को भी थोड़ा पैडिंग देना है तो इस स्विच को एक डिव के अंदर रखा जा सकता है, और इस डिव की जो पैडिंग है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं दूसरे तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। डिव को मैं स्टाइल दे देता हूँ इज इक्वल टू पैडिंग दे देते हैं इसको हम 10px की। ओके, तो हमारा जो कंटेंट है मेन वो थोड़ा लेफ्ट पे आ जाएगा। नो, अब हमारे पास ऑलरेडी एक API हमारी रनिंग फॉर्म के अंदर है, रेस्टफुल API। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एक और कोड के अंदर। ओके, इसको पहले हम चेक कर लेते हैं।
इसमें मैंने एक चेंज किया है, वो ये मैंने इसका पोर्ट चेंज करके 4000 कर दिया, क्योंकि 3000 के ऊपर हमारा रिएक्ट भी चल रहा होगा। ओके, 4000 मैंने कर दिया है, तो टर्मिनल के ऊपर से हम इसको न्यू टर्मिनल करके इसको भी स्टार्ट करेंगे। नोड ऑन करके इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पोस्टमैन में आके हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रन हो रही हैं या नहीं हो रही। ओके, तो लोकल होस्ट कोलन 4000 स्लैश API स्लैश प्रोडक्ट्स, और मेथड इसका पोस्ट था, इसको हम गेट कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी हम अपनी API एक बिल्ड कर रहे हैं। तो इस एक प्रोडक्ट के अंदर हमने नेम रखा हुआ है और उसकी प्राइस है। ओके, तो अब हम इसका लॉजिक ये होता है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल इस API के साथ लिंक करना है, तो पहले हम हार्ड कोड डेटा के साथ अपना डिज़ाइन कर लेंगे अपने कंपोनेंट को। हमारा ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट्स इसके अंदर हमारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टेट का वेरिएबल पहले फॉर एग्जांपल डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट्स। जब भी हमें चेंज करना होगा प्रोडक्ट्स को, तो हम इसके थ्रू चेंज करेंगे। और फिर रिएक्ट डॉट यू स्टेट, रिएक्ट को कहेंगे कि मैं एक स्टेट डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, और वो स्टेट है उसके अंदर एरे आ रही है। तो प्रोडक्ट्स जो होगा हमारा, ये एक्चुअली तो हम वहाँ से लेके आएंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम स्टेट के अंदर वेरिएबल के अंदर इसको रखवा लेते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब आपको एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले करवानी है। तो प्रोडक्ट्स को के लिए मैं यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए सिंगल प्रोडक्ट के नाम से .jsx के नाम से मैं इसको प्रोडक्ट के लिए एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। import react sfc सिंगल प्रोडक्ट। ओके, इस प्रोडक्ट का काम ये है कि इसको एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट आएगा इसके पास। उस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसके अंदर नेम आएगा और प्राइस आएगा, और ये उसको डिस्प्ले करेगा। तो div एक ले लेते हैं, और div के अंदर हम एक हेडिंग 2 फेंक देते हैं, जिसमें प्रोडक्ट डॉट प्राइस है। और h2 के बाद एक पैराग्राफ के अंदर हम इसकी सॉरी प्रोडक्ट डॉट टाइटल जो है, टाइटल है या नेम है, प्रोडक्ट डॉट नेम h2, और उसकी जो प्राइस है वो हम प्रोडक्ट डॉट प्राइस उसकी इस तरह से फेंक देंगे। सॉरी, ये हो गया, चूंकि वो कर्सर डबल था इसलिए वो नीचे भी आ गया। तो सिंगल प्रोडक्ट हमारी जो है उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अब ये जो एक पूरा कंपोनेंट है जो हमारा प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट है, इसके पास एरे है, और इसको जब भी सिंगल प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाना है तो उसको इस तरह से करवाना है। तो पहले हम कुछ डमी प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। नेम है ABC, और इसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल 500। ओके, तो ये एक एरे है हमारे पास जिसके पास नेम आ रहा है और उसकी प्राइस आ रही है। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल एक सिंगल प्रोडक्ट को पहले प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, और उसकी 0th प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा दें। सिंगल प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, सिंगल प्रोडक्ट को कंट्रोल स्पेस करके हम ऑटो इंपोर्ट करवा लेते हैं यहाँ पे। तो अब हमारी जो सिंगल प्रोडक्ट का कंपोनेंट वो लोड हो गया। इस सिंगल प्रोडक्ट कंपोनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्जांपल मैंने रखी है कि इसने एक प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाना है। तो अभी हम आते हैं, तो ये एक प्रोडक्ट हमारी जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई।
ओके। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो क्या हम बार बार ABC1 और इसको मैं 600 कह देता हूँ, अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो क्या मुझे बार बार इस तरह से करना पड़ेगा कि हर एक के लिए अलग से मुझे कोड करना पड़ेगा कि ज़ीरोथ एलिमेंट को इसमें रख दो और फर्स्ट को इसमें रख दो? नहीं, हम लूप लगाएंगे। लूप के लिए हम एडवांटेज लेंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स का एरे आ रही है डॉट, उसका एक मैप मेथड होता है। मैप मेथड जो है आपसे, वो आपसे एक इनपुट लेता है प्रोडक्ट का, और उसको हम एक फंक्शन पास करते हैं। अब नाउ दिस इज, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये एक कंप्लीट फंक्शन है जिसका एक इनपुट है जिसका नाम होगा प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल। ओके, और उसका बॉडी उसकी ये वाली होगी। ओके, इंस्टेड मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी जगह पे मैं फंक्शन ने किसी एक चीज़ को रिटर्न करना है, वहाँ से मैं एक सिंगल प्रोडक्ट कंपोनेंट रिटर्न करवा लेता हूँ। रिमेंबर, ये हमारा जो हाईलाइट मैंने किया है, ये एक टैग है, बट एक्चुअली ये एक फंक्शन है। ओके, जो रिटर्न क्या कर रहा है, हमें एक HTML रिटर्न करवा रहा है। तो उस टैग को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और उस टैग के पैरामीटर को का पैरामीटर है एक प्रोडक्ट का, उसको मैं सिंगल प्रोडक्ट जो है वो पास कर देता हूँ। ओके, नो, अब आप ये चेक करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक फंक्शन है जिसकी इनपुट है प्रोडक्ट, और वो रिटर्न क्या कर रहा है, एक टैग सिंगल प्रोडक्ट, और उसको हम पैरामीटर पास कर देते हैं प्रोडक्ट का। ओके, तो ये वाला जो है हमारे दो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएं तो हमारा एक एरर जनरेट हुआ होगा। ओके, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की। रिएक्ट ने कंप्लेन किया है कि मुझे अगर आप एक यूनिक की आइडेंटिफायर के तौर पे पास कर दें यहाँ पे, तो मेरे लिए परफॉर्मेंस को हैंडल करना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसने आपके डॉम के अंदर से इसको फैच करना है अगर इस प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंज आती है तो। ओके, तो उसका सबसे आसान हल ये है कि जहाँ पे आप एक सिंगल प्रोडक्ट आपने एक वेरिएबल पास किया है, इसको सेकंड वेरिएबल भी लिख दें इंडेक्स का। तो होगा क्या कि मैप मेथड जब इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन को, तो वो इसके पैरामीटर्स में एक तो वो हर एलिमेंट को 1 बाय 1 पास करेगा, साथ में उसका इंडेक्स भी पास कर रहा होगा। तो हमें यहाँ पे जस्ट एक की एट्रीब्यूट पास करना है, उसको हम इंडेक्स कह देते हैं। सेम टेक्निक आप यूटिलाइज करेंगे एवरीवेयर जहाँ पे भी आपने किसी कलेक्शन को रेंडर करवाना है। तो आप उसको एक तो उसकी सिंगल ऑब्जेक्ट को पकड़ लेंगे 1 बाय 1 करके, और सेकेंडली आप उसके इंडेक्स को पकड़ लेंगे। इंडेक्स हम की इज इक्वल टू इंडेक्स देंगे तो हमारा जो एरर है वो हमारा एरर रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी सिंगल प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ होना शुरू हो गई, सिंगल प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी वो डिस्प्ले होना शुरू हो गई। ओके, तो हर प्रोडक्ट के एंड पे अगर फॉर एग्जांपल आपको एक हॉरिजॉन्टल रूलर लगाना है, तो हम यहाँ पे एक HR का टैग लगा देंगे। ओके, तो हमारी हर प्रोडक्ट के नीचे एक हॉरिजॉन्टल रूलर आ जाएगा। ओके गाइस, ओके, अब हम एक काम करते हैं, और वो काम ये है फॉर एग्जांपल कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरे एम्प्टी आ जाती है, ओके, इसका मतलब यह है कि देयर आर नो प्रोडक्ट्स इन दिस सिस्टम। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक चेक लगाएंगे कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं हैं तब हमने ये काम करना है। तो चेक लगाना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल वो चेक कैसे लगाएंगे हम, कि इस तरह से लगा के एक नया एक्सप्रेशन ले लेते हैं, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, इफ प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ इक्वल टू 0, अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये हमारा इफ हो जाएगा। अगर इक्वल आती है तो हम पहले एक पैराग्राफ रिटर्न करवा देते हैं, देयर आर नो प्रोडक्ट्स। ओके, और आगे कोलन लगा के अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है, यानी उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तब हम एक अदद डिव रिटर्न करवा लेते हैं यहाँ से।
ओके, अब यहाँ पे हम लिख देंगे वी हैव सम प्रोडक्ट्स। ओके, तो इसका मतलब ये कि अगर आप इसको एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो मैं एक चेक लगा रहा हूँ, अगर ये ट्रू है तो एक पैराग्राफ रिटर्न करवा दे और देर आर नो प्रोडक्ट्स, एल्स वो इस डिव को रिटर्न करवा दे। ओके, तो वो आ गया देर आर नो प्रोडक्ट्स। तो अगर प्रोडक्ट्स आएंगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ से कट करके इस डिव के अंदर फेंक देता हूँ। ओके, तब हमारा वो डिव जो है वो उसके अंदर प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो अभी हमारे सिस्टम में कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो अब हम जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी एपीआई से फैच करेंगे। ओके, अब नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एपीआई को हम किस स्टेज के ऊपर फैच करेंगे और उसको फैच करने का तरीकाकार क्या है। तरीकाकार ये है कि पहले हम एक लाइब्रेरी है उसका नाम है एक्सियस, npm इंस्टॉल एक्सियस, उसको इंस्टॉल करते हैं। एक्सियस लाइब्रेरी जो है मेरा इंटरनेट डाउन है, वो मैं अभी मेरा शायद इंस्टॉल भी ना हो। ओके वेट, मैं ज़रा इंटरनेट कनेक्ट कर लूँ। ओके, मेरा एक्सियस इंस्टॉल हो गया है। एक्सियस गेट करके इसका पेज सर्च कर लें। ये एक्सियस जो है ये प्रॉमिस बेस्ड लाइब्रेरी है जो है जो हमें एजेक्स की कॉल्स या के लिए हेल्प आउट करती है। और इसके इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो इसने हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करवाना है बेसिकली जब भी इसके ऊपर आएंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू चेक कि हमारा जो प्रोडक्ट है का जो कंपोनेंट है उसका लाइफ साइकिल क्या है। यहाँ पे लाइफ साइकिल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि इनसाइड प्रोडक्ट्स कंपोनेंट। ओके, इनसाइड प्रोडक्ट्स कंपोनेंट, ये लाइन हमारी किस वक्त एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो अभी हम रिएक्ट कंपोनेंट को देखेंगे तो ये चेक करें, तो ये लाइन हमारी एक्चुअली दो दफ़ा एग्जीक्यूट हुई है। ओके, दो दफ़ा एग्जीक्यूट होने से मुराद ये है, अगर हम होम के ऊपर जाएं, होम से कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आ जाएं, प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट फिर लोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन हमारी दो दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है, ये फंक्शन हमारा दो दफ़ा कॉल हो रहा है। ये दो दफ़ा हमारा फंक्शन इसलिए कॉल हो रहा है क्योंकि हम स्ट्रिक्ट मोड के अंदर इसको रन कर रहे हैं। अगर हम अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रिक्ट मोड से हटा देते हैं, अगर आप ऐप डॉट जे एस के अंदर आएँ, इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर से स्ट्रिक्ट मोड को अगर हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से और रिएक्ट को हम सिंपल रिएक्ट के पास ले आते हैं, इसको हम दोनों लाइंस को हम कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ से। अगर हम इसको मैं कॉमा लगा देता हूँ तो रिएक्ट सिर्फ ऐप को रेंडर कर रहा है और ऐप को रेंडर करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा। तो अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमारा फंक्शन प्रोडक्ट्स का जो है वो सिंगल टाइम रिटर्न करेगा। ये स्ट्रिक्ट मोड के अंदर अगर हम हैं तो वो डेवलपमेंट मोड के अंदर उसको ट्वाइस रन करेगा। उसको अगर हम सिंगल टाइम रन करेंगे, ओके, इसका मतलब ये है कि ये हमारा एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है इनसाइड प्रोडक्ट्स कंपोनेंट की। ओके, नो ये उस वक्त रन हो रहा है हमारी लाइन, ये वाली लाइन जिसमें ये वाली लाइन प्रोडक्ट्स की, जिस वक्त हमारा ये रेंडर होने जा रहा है। तो इसका हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा ये लाइन रन हो रही है, इसका मतलब ये कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो रेंडर होने जा रही है। नो वो स्टेज कहाँ पे आएगी, जिस स्टेज के ऊपर हम एक्सियस की कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद उसको हम अपनी प्रोडक्ट्स को उसके ऊपर लोड करवाएंगे। उसको हम यहाँ पे भी कॉल करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ, कांस्टेंट गेट डेटा। ओके, ये आ जाएगा, गेट डेटा फंक्शन आ जाएगा और ये फंक्शन होगा इज इक्वल टू दिस इज़ अ फंक्शन और इसके ऊपर ये एरो फंक्शन है हमारा। और इस गेट डेटा के अंदर मैं एक्सियस की कॉल करता हूँ। एक्सियस मेरा इंस्टॉल हो चुका है।
npm install XGS से आपका XGS इंस्टॉल हो जाएगा। import XGS from XGS, ओके। XGS डॉट गेट मेथड यूज करो और http:/localhost localhost:4000/API/products को हिट करके लेके आओ। डॉट देन जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाए तो डेटा फैच करो, रिस्पॉन्स आएगा आपका। रिस्पॉन्स का जो डेटा है वो सेट प्रोडक्ट्स को दे दो। सेट प्रोडक्ट्स को रिस्पॉन्स डॉट डेटा दे दो, ओके। तो और कैच डॉट कैच, अगर एरर आता है तो एरर को कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवा दो। कंसोल डॉट लॉग एरर, ओके। तो लोड हुआ और इनसाइड प्रोडक्ट्स कंपोनेंट आ गया आपका, एक दफ़ा रन होके आ गया। ये फंक्शन अभी डिक्लेयर किया है हमने, इसको कॉल नहीं किया, ओके। इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे जस्ट बिफोर आवर इनसाइड प्रोडक्ट्स कंपोनेंट गेट डेटा, ओके। रिमेंबर कि ये गेट डेटा फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसके अंदर हमने कॉल करके आगे चले जाएंगे, तो ये जो रिस्पॉन्स है हमारा ये लेट आएगा क्योंकि ये प्रॉमिस है हमारा। गेट डेटा कंपोनेंट लोड करेंगे। रिक्वेस्ट फील्ड विद स्टेटस कोड 404, वो है http:/, ओके। नेटवर्क एरर है हमारा, नेटवर्क प्रोडक्ट्स, उसने रिस्पॉन्स दिया है स्लैश, इस हमारा स्लैश गया नहीं है रिक्वेस्ट हमारी। इसको अगर डिबग करना हो आपने, डिबगिंग एरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एरर्स आने चाहिए। एरर्स आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने गलती क्या की है। तो मैं यहाँ पे इस यूआरएल को पहले हिट करके देख लेता हूँ। मेरा ये यूआरएल जो है :/, ये मेरा करेक्ट दे रहा है एरर, इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया है, इसका मतलब ये है कि मेरा यहाँ पे एरर है। नेटवर्क में अंदर अगर हम आए तो कंसोल नेटवर्क एरर, ओके। दिस ये जो एरर आ रहा है, दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इसेंशियल कि आपको अंदाज़ा हो कि आपने एरर क्या, आपको डिबगिंग आनी चाहिए। एक्सेस टू XML HTTP रिक्वेस्ट एट दिस फ्रॉम ओरिजिन दिस हैज़ बिन ब्लॉक्ड बाय CORS पॉलिसी। बेसिकली आपके जो सर्वर ने कंप्लेन किया है, जो आपका सर्वर API का चल रहा है, कि मैं इसको एंटरटेन नहीं करने जा रहा आपकी एप्लीकेशन को, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन उस ओरिजिन से नहीं आ रही जिस ओरिजिन से मैं इसको हिट कर रहा हूँ। सर्वर चल रहा है पोर्ट 4000 के ऊपर और आपकी रिएक्ट की ऐप चल रही है पोर्ट 3000 के ऊपर। तो इसको CORS पॉलिसी हमें इनेबल करनी पड़ेगी अपने सर्वर के ऊपर। तो उसके लिए एक पैकेज है npm express CORS, ओके। ये पैकेज है आपका। डिक्लाइन npm install CORS, ये हम अपने सर्वर के ऊपर इसको एडजस्ट करेंगे। npm install CORS अभी इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद आपको करना ये है कि CORS को रिक्वायर करना है एट द टॉप ऑफ द पेज, टॉप ऑफ योर app.js। CORS को हम रिक्वायर करेंगे। रिक्वायर करने के बाद इसको हम एक्सप्रेस का एक मिडल वेयर इसका ऐड कर देंगे, app.use CORS, ओके।
ये जो क्रॉस ओरिजिन का एरर है ये आपके इसके ऊपर नहीं आएगा, पोस्टमैन के ऊपर नहीं आएगा, ये आपके सर्वर के ऊपर, जब आप किसी दूसरी डोमेन से उसको हिट करेंगे तब आपका एरर जो है वो जनरेट होगा। ओके, अब हमारा CORS सक्सेसफुली काम करना शुरू हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम इसके ऊपर आएँ तो हमारा ये जो रिस्पॉन्स है, एक तो वो नज़र तो आना शुरू हो गया है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स जो है वो बार बार हिट हो रहा है। ओके, एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली ये हो रहा है कि जैसे ही ये यहाँ पे सेट प्रोडक्ट्स कॉल हो रहा है, ओके, तो रिएक्ट क्या कह रहा है? रिएक्ट ये कह रहा है कि अच्छा प्रोडक्ट सेट कर देता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ उसको। जैसे ही उसकी स्टेट मॉडिफाई हो रही है, यानी प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, इमीडिएटली रिएक्ट इस पूरे फंक्शन को री रेंडर कर देता है। री रेंडर करेंगे उसमें हम फिर ये गेट डेटा को कॉल कर रहे हैं, वो फिर से स्टेट को मॉडिफाई कर देता है, स्टेट फिर से री रेंडर की तरफ चली जाती है, और ये एक इनफाइनाइट लूप के अंदर आप चले जाएंगे। ये एरर नहीं है, लॉजिकल एरर नहीं है, दिस इज़ बिकॉज अगर आप सर्वर के ऊपर देखें तो हमारे पास लगातार हिट्स आ रही होंगी। दिस इज़ बिकॉज हम लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे इसका। ओके, तो गेट डेटा फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते डायरेक्टली। इसको मैं सेव कर देता हूँ, और अगेन हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो प्रीवियस स्टेट के ऊपर चली जाएगी। तो हमारा इनसाइड प्रोडक्ट्स कंपोनेंट जो है वो वन टाइम रन हो रहा है। नो, वो कौन सी स्टेज है? अब हमें वील हैव टू चेक कि ये हमारा प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट फर्स्ट टाइम कब रेंडर हो रहा है, और सिर्फ उस टाइम के ऊपर हमें इसको कॉल करना है, इस गेट डेटा को। ओके, उसके लिए रिएक्ट के पास हुक्स हैं, इफेक्ट्स हैं, सॉरी। तो हम क्या करेंगे? रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट, ओके, इसको फंक्शन पास कर देंगे, गेट डेटा को कॉल कर लो। ओके, अब देखते हैं कि इस स्टेज के ऊपर क्या हो रहा है। अगेन वही प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमने अभी लिमिट नहीं किया यूज डेटा को बाय दिस। ओके, लिमिट करने से मुराद ये है कि हम इसको रिएक्ट को ये कह सकते हैं कि इफेक्ट को यूज करना है ओनली व्हेन दिस वेरिएबल इज बीइंग चेंज। अब उसमें हमने एम्प्टी एरे दे दी। एम्प्टी एरे का मतलब ये है कि अब हम रिएक्ट को कह रहे हैं कि सिर्फ फर्स्ट टाइम माउंट के ऊपर तुमने गेट डेटा फंक्शन को कॉल करना है, उसके बाद दोबारा इसको कॉल नहीं करना। ओके, अब हम इसको सेव करते हैं, इसको देखते हैं कि अब हमारा क्या इफेक्ट आ रहा है। अब हमारा इफेक्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है। ओके, हमारा ये जो ए न्यू प्रोडक्ट के बाद आगे वाली प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का टाइटल नहीं है, उसका टाइटल हम दे देते हैं मनस्टैक प्रोडक्ट्स क्रेडिट के ऊपर। प्रोडक्ट्स में ओके, इसका नहीं है, डेटा नहीं है, तो इसको मैं वैसे डिलीट कर देता हूँ रिकॉर्ड को। ओके, अब देखें, ये दो दफ़ा इनसाइड प्रोडक्ट्स कंपोनेंट रन हो रहा है। दो दफ़ा कैसे हो रहा है? फर्स्ट टाइम जब आपका कंपोनेंट लोड हुआ, एंड सेकेंड टाइम जब उसने प्रोडक्ट्स को फेच करने के बाद प्रोडक्ट्स की एरे का वेरिएबल जो है वो उसने मॉडिफाई किया। ओके, अब हम आते हैं कॉन्टैक्ट अस के ऊपर, कॉन्टैक्ट अस और प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं। अगेन दो दफ़ा आपको कॉल हो रहा है। क्यों? प्रोडक्ट दूसरी दफ़ा फिर माउंट हो रहा है, और जैसे ही माउंट हो रहा है वो फिर एक रिक्वेस्ट भेज रहा है एजेस की, और एजेस की रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो उसको जो डेटा जब फैच होके आ जाता है तो उसको वो कर देता है, नए सिरे से रेंडर करता है एप्लीकेशन को। ओके, तो ये यूज़ इफ़ेक्ट को हम यूज़ करेंगे जिस वक्त हमें इंश्योर करना होगा कि कब हमें इस डेटा को के ऊपर अपना इफ़ेक्ट देना है। ओके, ये आ गया। नाउ द थिंग इज़ कि ये हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं, ये हमारी प्रोडक्ट्स एक एरे वाइज शो हो रही हैं। व्हाट इफ़ कि हम अगर हम इनको शो करना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रिड, तो आपका ये जो ऐप मटेरियल यूआई है, ये जिस तरह बूटस्ट्रैप के अंदर आपका ग्रिड सिस्टम है, तो इसके पास भी एक पूरा ग्रिड सिस्टम है। ओके, तो हम ग्रिड को यूटिलाइज कर लेते हैं। ग्रिड को हम यूटिलाइज करेंगे, इस डिव की जगह पे मैं ग्रिड लिख देता हूँ कि ये एक ग्रिड है। ओके, ये ग्रिड है, तो ये भी मेरा एक ग्रिड आ गया, और ये है कंटेनर, और इसकी स्पेसिंग जो है
वो मैं कर देता हूँ 3। ओके, तो ये ग्रिड है, ग्रिड के अंदर ग्रिड आइटम्स आएंगे। ग्रिड को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेता हूँ, ऑटो इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो ग्रिड कोर से हमारा वो हो गया। इसी ग्रिड को फिर हम सिंगल प्रोडक्ट के अंदर भी ले आते हैं, और ये ग्रिड आएगा, लेकिन ये ग्रिड आइटम्स होंगे, और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर मैं 3 के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ इसको। और ये कंटेनर नहीं है, ये आइटम है। तो जिस तरह बूटस्ट्रैप के अंदर रो होती है, तो उस रो की जगह पे हमारे पास ग्रिड है, कंटेनर है ये, और इसकी स्पेसिंग 3 कर देता हूँ मैं। और जिस तरह वहाँ पे कॉल कॉल डैश एल जी डैश 3 है, उसकी जगह पे हम अगेन ग्रिड यूज़ करेंगे, बट दिस टाइम दिस इज़ एन आइटम, और उसकी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर हम इसको 3 हमारी आ जाएगी, कि उसकी 3 आउट ऑफ 12 3 पोर्शन हमने इसको डिवाइड देने हैं। तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ओके, अगर हम इसको 3 से 4 कर देते हैं तो ये 3 कॉलम लेआउट बन जाएगा हमारा। ओके, 3 कॉलम लेआउट। अगर हम इसको रेंडर करें तो पहले आ रहा है लिखा हुआ एक हल्का सा ब्लिंक के ऊपर, देयर आर नो प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स कि हम एक्चुअली हमारे पास इनिशियली प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम इसको यूटिलाइज नहीं करते, ओके, हम गेट डेटा को कॉल ही नहीं कर रहे, तो हमारे पास इनिशियली जो प्रोडक्ट्स हैं वो देयर आर नो प्रोडक्ट्स हैं। एंड देन लेटर ऑन जब हम इसको कह देते हैं कि अच्छा फर्स्ट माउंट के ऊपर अपने प्रोडक्ट की इस गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर दो, तो वो उसे चेंज कर देगा। ओके, तो वो उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट्स हमारे पास लिस्ट होना शुरू हो जाती हैं। सो दीज आर आवर प्रोडक्ट्स, और शर्ट है, बाइक है, कार है, ये वो वाली प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं इसके अंदर। तो आज इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली लिस्टिंग देखी है, एक्जिएस की कॉल्स को देखा है कि हमने कैसे करना है, एक्जिएस की डॉक्यूमेंटेशन देख लें, ये प्रॉमिस बेस्ड लाइब्रेरी है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, और रिस्पॉन्स डॉट डेटा के ऊपर आपको वो डेटा मिलेगा जो हमारी एपीआई से आ रहा है। एक हमने अपनी एपीआई को फिक्स किया है, एपीआई के अंदर हमने CORS को हिट किया है। CORS को हमने इसलिए हिट किया है, को यूज़ किया है, क्योंकि हमारी क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट जा रही थी, उसके ऊपर हमारा ये एरर आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एजेक्स जो है वो सिर्फ उसी डोमेन के ऊपर यूज़ होता है जिस डोमेन से आप कॉल कर रहे हो। अगर आप किसी दूसरी डोमेन से कॉल कर रहे हैं तो फिर हमारा CORS के एरर्स आते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हमने CORS को यूज़ किया हुआ है। तो ये दो चीज़ें हमने यूज़ की हैं, हमने थोड़ा ब्यूटीफाई किया है अपनी एप्लीकेशन को, और हमने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं। बाकी पेजेस अभी हमारे लिस्ट करने वाले रहते हैं। होम के ऊपर हमारा लैंडिंग पेज है, और ऑलरेडी एज़ यूजुअल हमारा नॉट फाउंड पेज है अगर हमारा कोई राउट नहीं आता है। तो आज हमने एपीआई के साथ लिंक किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्म्स को देखेंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर फॉर्म्स आएंगे हमारे। तो यहाँ पे एक बटन होगा हमारा प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो एक बटन ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट्स के साथ H1 के ऊपर। H1 के साथ यहाँ पे एक बटन ऐड कर लेते हैं, हम हाइपरलिंक ऐड कर लेते हैं। लिंक का टैग यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे, उसको ऑटो इंपोर्ट करवा लेते हैं। लिंक टू इज़ इक्वल टू स्लैश प्रोडक्ट स्लैश न्यू, और इसको हम क्लोज करवा लेते हैं। सॉरी, इसके अंदर हम लिख देते हैं लिंक का टैग है ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ये लिंक का टैग आ गया हमारा। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। इसको अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा राइट साइड पे चला जाए, तो एक डिव ले लेते हैं, एक हम उस डिव के अंदर इन दोनों को रख लेते हैं। इसका डिव का स्टाइल दे देते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई
स्पेस डैश बिटवीन। वो टॉप पे चला गया, प्रोडक्ट्स H1 के ऊपर। इसको ग्रिड के साथ यूज़ किया जा सकता है। ग्रिड आइटम के साथ ग्रिड आइटम के साथ यूज़ कर लेते हैं। ग्रिड की मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ग्रिड कंटेनर और स्पेसिंग इज इक्वल टू 3, स्पेसिंग दे देते हैं इसको। ग्रिड कंटेनर है ये, और ग्रिड आइटम एक्सेस इज इक्वल टू 9, और उसके अंदर हम H1 को फेंक लेते हैं। और इसको सेव कर लेते हैं। इसके अंदर फिर हम एक और ग्रिड आइटम ले लेते हैं, उसको मैं 3 कर देता हूँ, और ये जो हमारा लिंक है इसको हम उसके अंदर फेंक देते हैं इसमें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारा टॉप बार आ जाएगी। तो ये हमारा ऐड न्यू प्रोडक्ट जो है ये हमारा टॉप पे चला गया। ये चूँकि सेंट्रली अलाइन नहीं है, तो हम फ्लैक्स वर्टिकल अलाइन करके देख लेंगे। अलाइनमेंट को के ऊपर वर्टिकली अलाइन हमने टेक्स्ट को कैसे करना है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके जी। लिंक को हम स्टाइल दे देते हैं, और सॉरी ये उसके ऊपर ग्रेड के अंदर जाएगा। चलिए इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे हम। मेरी जो है स्टाइलिंग है, मेरी CSS जो है वो दैट इज़ वेरी पुअर, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करता। तो इन चीज़ों को हम बाद में लेंगे। इसको एक और काम भी किया जा सकता है। इसको हम फेवरेट फैब भी यूज़ किया जा सकता है इसकी जगह पे। फैब API फ्लोटिंग एक्शन बटन्स यूज़ किए जा सकते हैं। आपके ये जो है फ्लोटिंग एक्शन बटन्स, वो इस टाइप के बटन्स हैं। फैब यूज़ किया जा सकता है इसकी जगह पे। ऐड आइकन FAB, उसको हम यूज़ कर लेंगे। उसके वो लिंक की जगह पे प्रोग्रामेटिकली नेविगेट कर लेंगे हम इसको। तो वो उसको मैं वैसे इसको अभी ऐड अप कर देता हूँ, तो आगे बाद में हम इसको यूटिलाइज कर लें। तो मेक स्टाइल्स भी ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। मेक स्टाइल्स को हमने ऐड नहीं किया हुआ, यहाँ पे मेक स्टाइल्स को ऐड कर लेते हैं। यूज स्टाइल्स, ऐड BTN की क्लास दे देते हैं हम। ओके, और यहाँ पे हम फैब यूज़ कर लेते हैं। इंस्टेड के हम इस सारे झंझट में पड़ें, उससे बेहतर ये है कि हम इसको मैं यहाँ से टोटली ख़त्म कर देता हूँ। इसको H1 को H1 ही रहने देते हैं, उसकी जगह पे फैब यूज़ कर लेते हैं, और इसकी क्लास यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम इन दोनों को यहाँ नहीं यूज़ कर सकते, इसको हम इंपोर्ट को यहाँ यूज़ करेंगे ऊपर, और सॉरी constant classes is equal to use styles, और फैब आइकन को इसको मैं अभी सेव करके पहले आपको रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ पेज का डिफरेंस क्या है।
ये हमारा एक बटन आ गया है, इसको मैं फैब को क्लास नेम इज इक्वल टू क्लासेस डॉट एड btn ये लगा देता हूँ। पोजीशन इसकी हम कर देते हैं स्टैटिक, पोजीशन हम इसकी एब्सोल्यूट कर देते हैं और इसको हम बॉटम जो है वो थीम ऑलरेडी हमारे पास आ रही है, तो थीम डॉट स्पेसिंग, थीम की स्पेसिंग है उसको मैं 2 कर देता हूँ, तो ये बॉटम पे चला जाएगा। इसको राइट पे लाना चाह रहे हैं तो इसका राइट दे देते हैं। ओके, वी हैव सम वेरी फैंसी बटन, ये इसको फ्लोटिंग एक्शन बटन्स बोलते हैं। ये मैंने यूज़ किया है फ्रॉम मटेरियल डैश यूआई, और इसके ऊपर अब हम क्लिक करेंगे तो मे बी हम अलग फॉर्म खोल दें या नेविगेट करके अलग साइट पे चले जाएं। और इसी तरह इसके पास एडिट का एक बटन होगा, एक डिलीट का बटन होगा, और उन चीज़ों को फिर हम चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके फॉर्म्स की तरफ बढ़ेंगे इसको।